देख रहे हैं BHBC न्यूज। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया। अपनों और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो और वोट डालने जरूर जाओ। देसी देख, बिगर ब्रेक और बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अरुणेश यादव, हिंदू प्रोफेसर। बात बिल्कुल खड़ी होगी, खड़ी को मतलब बेबाक अंदाज में। तो स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों का स्वागत है साहब। और जैसा कि भाई साहब ने अभी कहा कि वोट ज़रूर डालें, अहम वोटिंग हो रही है। और वोट ना डालना भी, मैं पहले भी कह चुका हूँ, वोट ना डालने का मतलब ये है कि जिस प्रत्याशी को आप पसंद नहीं करते हैं उस प्रत्याशी के फेवर में हैं आप, तो अपने मत का प्रयोग ज़रूर करें। जी, तो डॉक्टर साहब ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कह दी कि अगर आपने वोट ना डाली तो जाको आप ना चाह रहे हो, आपको सहयोग कर रहे हो। सीधी सीधी बात है, घुमाने फिराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल देसी बेबाक में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मंगलसूत्र की बात कहनी पड़ गई है कि इंडी गठबंधन की सरकार आ गई तो आप तो मंगलसूत्र भी छीन लोगे। देखो साहब, एक बहुत पुरानी कहावत है कि मरता क्या ना करता। पहले प्रधानमंत्री जी जनवरी से शुरू हुए साहब, मोदी की गारंटी, और ये काम होगा तो इसमें भी मोदी की गारंटी, वो काम होगा तो उसमें भी मोदी की गारंटी। फिर रामलला जी आए, रामलला जी का 1 महीने प्रचार चला, खूब प्रचार चला। लेकिन उसी दौरान राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करी और उसमें इनकी जो गारंटियां हैं और जो बाकी जो इन्होंने भ्रमजाल फैला रखा था उसकी सबकी कलई खुल गई। आपने देखा गारंटी वारंटी बन गई, सब गारंटी वारंटी हो गई, गारंटी गई भाड़ में। जो होता है ना, अपने यहाँ भाड़ भूंजा जाता है तो गारंटी भाड़ में चली गई साहब। क्योंकि जैसे यूपी में यात्रा आई तो यूपी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो सबसे ज़्यादा युवा भी यूपी में, और सबसे ज़्यादा युवा है यूपी में। 7 साल से इनकी डबल इंजन की सरकार है, नौकरी दे नहीं पा रहे। और कहते हैं ना, कोड़ में खाज वाला काम ये हो गया कि दगादग। एक तो वो एएसओ का पेपर हुआ था, एपीओ एएसओ का, दूसरा पुलिस का हुआ था, और दोनों के पर्चे भी उसी टाइम लीक हुए जब जब राहुल गांधी जी का यूपी में आगमन हुआ। तो भैया युवा क्या करेगा? जो विपक्ष का सबसे बड़ा नेता है उसके पास गया, वो राहुल जी के लिए तो ये फायदेमंद साबित हुआ। बिल्कुल सही बात है भाई, आपने मुद्दा दिया, हमने उसको कैच किया, और वो मुद्दा ऐसा उछला पेपर लीक का कि वो पेपर लीक का मुद्दा अब तक चल रहा है। और हमारे अब ये मैनिफेस्टो में है कि पेपर लीक मुक्त हम नौकरियां देंगे, जो परीक्षाएं होंगी उसमें पेपर लीक नहीं हो सकता। और हमने मैनिफेस्टो में सबसे पहला पॉइंट रखा कि जो 30 लाख सरकारी पद हैं पहले तो वो भरे जाएंगे, फिर उसके बाद जो ग्रेजुएट पास हो रहा है, कोई भी ग्रेजुएट है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, कोई भी कोर्स हो, किसी भी स्ट्रीम का हो, उसको आप लोग भी सुन लो, पहली साल फ्री में ट्रेनिंग भी दी जाएगी और ट्रेनिंग के साथ उसके पैसे भी दिए जाएंगे। 8,500 रुपये महीने, यानी कि 1 लाख रुपए साल के। अब बताओ मोदी जी क्या दे रहे? मोदी जी कह रहे हैं जी स्वरोजगार करो, और वो भी कैसे करो? बैंक से लोन लो, फिर उस लोन को चुकाते रहो। मान लो भैया आपका काम धंधा चले ना चले, 20 लाख रुपए का मान लीजिए कोई भी काम धंधा करोगे, 20 लाख 30 लाख से कम में तो शुरू होता नहीं। वो पहले लोन ले लो, फिर उसके बाद मार्केट में घुसो। छोटे व्यापारियों के लिए वैसे ही मार्केट में कुछ नहीं है, वो पैसा डूब गया, अब कर्जा भी चुकाते फिरो। अब आते हैं मंगलसूत्र वाले पे। स्वरोजगार कर लो, चाय बनाने लगो, गैस फ्री की लेके, क्या दिक्कत? ना फ्री की गैस है कहाँ। कल एक बाबा जी का, एटा के बाबा जी का एक वीडियो वायरल हो रहा कि वो गैस लेने गए फ्री की, तो यूँ कह रहे जी अपनी जनानी लेके आओ। मतलब गैस जो फ्री है वो लेडीज को मिल रही है। हाँ, अब तो जनानी को फिर बाबा बेचारा अपनी जनानी कहाँ से लाए? यूँ कह रहा बाबा मैं तो साधु संत हूँ भाई, मेरे पास कहाँ जनानी क्या है? कह रहे हो कि मतलब साधु संतन की वो जनानी को इंतजाम करवावे कोई संत हो या युवा है बेरोजगार, उसे भैया अपनी बेटी कौन दे देगा शादी को? उसे अपनी बेटी कौन दे देगा शादी को? आप बताओ चौधरी साहब। तो जब शादी होगी उसी के बाद तो आगे का काम होगा जो आप बातें कह रहे हो। तो आपके संज्ञान में आ जाएगी बीजेपी सरकार की बात कछू तो है सके बाबान के नहीं है, कोई अलग योजना लिया में तो सरकार रहने की नहीं, हम आपको बताएं मतलब भाई, बिल्कुल जनता ने सोच लिया है कि जो भाषाई स्तर प्रधानमंत्री जी ने गिराया है
और मैं आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद इलेक्शन कमीशन ने जो मोदी जी ने राजस्थान में जो बयान दिया था ना हिंदू मुस्लिम को लेके, उसको संज्ञान में लेके मोदी जी को तलब किया है। मेरे पास बिल्कुल अभी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। मतलब तलब किया है? हाँ, तलब किया है, मोदी जी से जवाब मांगा देखो है। जी, भाई साहब बिल्कुल मेरी जानकारी में तो है ना, नेताजी की जानकारी में होगा। और ब्रेकिंग न्यूज बता रहे हैं कि चुनाव आयोग की अब इतनी हिम्मत है कि चुनाव आयोग मजबूती से प्रधानमंत्री से सवाल करेगा कि क्यों, क्या है रोगे। ये देखिए बिल्कुल ब्रेकिंग अभी आया है। चुनाव आयोग ने अभी मोदी जी को नोटिस भेजा है, बिल्कुल संज्ञान लिया है कि आपने इस तरीके से धर्म के आधार पे टिप्पणी क्यों की। क्योंकि आप धार्मिक टिप्पणी नहीं कर सकते, आप भगवान के नाम पे वोट नहीं मांग सकते, आप जाति के नाम पे वोट नहीं मांग सकते। और प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर पे बोला है कि अगर आप कांग्रेस को वोट दोगे, इंडिया गठबंधन को वोट दोगे, तो सारा जो आपका पैसा है वो मुसलमान ले जाएंगे। खुल के बोला है उन्होंने। जिनके ज़्यादा बच्चे हैं, जो घुसपैठी हैं, जो मुसलमान हैं, वो ले जाएंगे। ज़्यादा बच्चे की बात तो, ज़्यादा बच्चे तो हमारे घर में हैं, जो गांव में मेरी बात सुनो, मैं अब थोड़ी बात पूरी कर दूं। हमारे गांव में हमारे जो खेती बाड़ी जो संभाले हैं, तो बड़े बुजुर्ग आदमी हैं, उनके मेरे ख्याल से 8-9 बालक हैं और वो हिंदू हैं, बिल्कुल, मतलब कतई कट्टर हिंदू हैं, ठीक है। तो अब बालकन की बात तो हमारी समझ में ना आई कि बालक तो काहे के वो कितने है, सके बाकी 8 हैं। भाई हमें आप एक बात बताओ, मैं और की कहूँ क्यों, मैं अपने घर की कह रहा हूँ। मेरे पिताजी 4 भाई थे, 1 बहन थी, मतलब 1 बुआ थे, 3 चाचा थे, 5 तो हमारे परिवार में हो गए। ऐसे चाचा ताऊ मिला लो तो सबके घर में पहले 5-5 6-6 बच्चे होते थे। और उसके पीछे भी कारण है, पहले ऐसी कोई मजदूरी वाला सिस्टम नहीं चलता था भाई। घर में जितने ज़्यादा हाथ हैं उतना खेती धंधे में काम बढ़े, सहूलियत होगी। और लोगों को जानकारी भी कम थी, जानकारी कम थी, और फिर अब तो महंगाई इतनी है, अब तो महंगाई इतनी है कि अब तो जी ने तो 10 साल में कमर ऐसी तोड़ दी है साहब। तो अब तो एक जो है आपका लहसुन अभी भी 400 रुपए से ऊपर मिल रहा है आज की तारीख में भी। अब आप कहोगे कि मैं लहसुन के पीछे पड़ गया हूँ। ना, लहसुन की तो हमें मालूम है, लहसुन की तो पिछली साल की हमें जो मालूम है कि हमने खबर करी, मध्य प्रदेश में किसानों ने गुस्सा में आकर लहसुन की ट्रॉली वहाँ में नाले में नदी में बहा दी। उन्होंने विरोध में ऐसे कैसे ही बहा दी। और यहाँ भी नोएडा के अंदर भी वहाँ में बैल बुग्गी में लोग बाग लेके और बहुत सस्ते में, मतलब 10-10 20-20 रुपया को कई किलो दे के जा रहे लोग बाग। भाई वो भंडारण की वजह से हुआ ना, सीजन होता है तो ये जो बड़े बड़े लाला हैं भंडारण कर लेते हैं। वो जो कृषि कानून थे, जो तीनों कानून वापस लिए, तो उसमें भी एक पॉइंट यही भी तो था, असीमित भंडारण वाला। अगर सोच लो वो कानून बन गया होता तो अभी आपको आलू दाल आटा चावल जो चीज़ें हम खा रहे हैं वो भी सब 200-200। बताओ आप, प्रधानमंत्री जी के जो, या प्रधानमंत्री जी ने जो बयान दिया हो, आपको तो वो बुरा लग रहा हो, लेकिन बहुत लोगों को तो वो सही बात लग रही है। नहीं, आप बिल्कुल गलत कह रहे हो। बहुत लोगों को बुरा लग रहा है, कुछ लोगों को ठीक लग रहा है। जिनको लग रहा है ना कि हमारी सरकारें जा रही, हमारी सत्ता छिन रही, उनकी गिनती है जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। बहुत कम है, 10% है, 15% है। हम तो चाह रहे हैं ना कि उनकी गिनती हो जाए, उनकी छटनी हो जाए। अब आज देख लो, एक इसी से मिलता जुलता राजनाथ सिंह जी, अजय मिश्रा जो टहनी गृह राज्य मंत्री, जिसने किसानों के ऊपर, जिसके लड़के ने जो है थार गाड़ी चलाई थी, उसके लिए सवाल हो रहा, वो आज लखीमपुर खीरी में है। तो सवाल किया जनता ने कि भैया टैनी को इस्तीफा क्यों नहीं लिया, उसके लड़के को सजा क्यों नहीं दी। तो राजनाथ सिंह जी घुमा फिरा के बात करने लगे धारा 370 पे। तो ये तो हाल है बीजेपी के नेताओं का कि मोदी जी से आप नौकरी पे बात करो, मोदी जी बात कर देते हैं कि राम को हम लेके आए। आप अमित शाह जी से बात करो कि साहब किसानों को एमएसपी क्यों नहीं दे रहे हो, तो वो बात करेंगे कि साहब हमने 370 हटा दी। आप कांग्रेस को वोट दोगे तो सीधा का सीधा जो है घुसपैठ हो जाएगी। जो घुसपैठी हैं वो सारे यहाँ आ जाएंगे। यानी कि 70 साल में अब तक नहीं हुआ, जो 75 साल में, वो सारा अब हो जाएगा। ऐसे जाति धर्म के नाम पे डराया जा रहा है, हिंदू मुसलमानों के नाम पे ऐसे डराया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ जी का तो और भी क्या कहना, वो कह रहे साहब सीरिया का कानून यहाँ लग जाएगा। आप हमें ये बताओ, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री, उसकी भाषा ऐसी होनी चाहिए कि सीरिया का कानून यहाँ लग जाएगा।
मतलब शरीयत कानून यहाँ लग जाएगा, तो हमारा देश संविधान से नहीं चलेगा। इसका मतलब ये है कि इनके मन में भी खोट है, तभी ये 400 का नारा लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये भी चाह रहे हैं कि मनुस्मृति हम लगाएं। ये भी तो वही चाह रहे हैं कि दलित, शोषित और जो पिछड़े हैं, जो मुख्य धारा में आ गए हैं पढ़ लिख के, जो संविधान के हक को समझ रहे हैं, आंख में आंख मिला के क्या बात कहना चाह रहे हो कि बाबा साहब ने जो हमें संविधान दियो है वागू ये खत्म कर देंगे? ये इनका प्रयास यही है, उसमें कुछ संशोधन कर देंगे। खत्म तो खैर कोई नहीं कर सकता, उसमें 2-3 संशोधन कर देंगे। पहला तो आरक्षण खत्म कर देंगे, ये कहेंगे कि साहब आरक्षण जो है आर्थिक आधार पे होगा। अब आर्थिक आधार पे आरक्षण हो जाएगा तो आप समझ लो फिर क्या होगा। फिर तो जिनके पास सत्ताएं हैं, जो सत्ता के समर्थन में है, वो लोग अपने हिसाब से साहब इनकम सर्टिफिकेट बनवा लिया करेंगे, और हो भी रहा है। जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण इन्होंने आर्थिक आधार पे दिया है, उसमें क्या है, नेताजी के बेटे भतीजे, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के बेटे भतीजे फर्जी इनकम सर्टिफिकेट बनवा के उसमें नौकरियां कर रहे हैं। उसमें कोई गरीब सवर्ण को थोड़ा ही उसका फायदा मिल रहा, जबकि वो ईडब्ल्यूएस सबके लिए होना चाहिए था, वो एससी एसटी माइनॉरिटी सबके लिए होना चाहिए था, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। उसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि ये सिर्फ सवर्णों के लिए है या सामान्य वर्ग के लिए, लेकिन उस पे सत्ताधारी लोगों ने अपनी मोनोपोली कर ली। हम लोग ये चाहते हैं कि आरक्षण जो है वो जातीय आधार पे हो। मान लीजिए देश में अगर जाटव 5% है तो उसको वो 5% का हक मिलना चाहिए, और उसमें भी वो किसको मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा है। यादव मान लो 6% है, सपोज करो, अभी तो हमें पता ही नहीं है क्योंकि गिनती नहीं हुई। हमारे देश का दुर्भाग्य देखो, घोड़े गिन लिए जाते हैं कितने हैं, गधे गिन लिए जाते हैं कितने हैं, ऊँट कितने हैं, हाथी कितने हैं, सांप कितने हैं, बंदर कितने हैं, लंगूर कितने, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारे देश में दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, अल्पसंख्यक कितने हैं, सवर्ण कितने हैं, और उन सवर्णों में भी गरीब सवर्ण कितने हैं और अमीर सवर्ण कितने हैं। तो ये हमारे देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि लगभग 90 साल हो गए हैं। 1931 में लास्ट बार, आखिरी बार जो है जातिगत जनगणना हुई थी, और किसी भी नेता से बात कर लो, किसी भी गोदी मीडिया के पत्रकार से बात कर लो, तो वो यही कहता है कि जातीय आधार पे ही क्यों। भैया तुम्हें क्या दिक्कत है जातीय आधार पे? हो जाने दो ना जातीय आधार पे, आखिर पता तो लगे ना कि सत्ता की मलाई कौन खा रहा है और कौन उस हक से वंचित है। हम मीडिया की बात करते हैं, कहीं भी हम देखते हैं मीडिया में एक जाति के लोग ही क्यों। हम न्यायपालिका की बात करते हैं तो न्यायपालिका में भी एक ही वर्ग के लोग क्यों, आखिर क्यों? ऐसा कौन सा उनके पास एक्स्ट्रा टैलेंट है? आईएएस पीसीएस का एग्जाम होता है यूपीएससी का, उसमें भी आप देखो एक खास वर्ग ही आगे क्यों? दलित, शोषित, वंचित का जो बच्चा है उसकी गिनती धीरे धीरे कम क्यों हो रही है, उनकी संख्या क्यों नहीं बढ़ पा रही है? कारण रिटन तो वो क्लियर कर लेते हैं अच्छे नंबरों से, लेकिन इंटरव्यू में उन्हें 100 में से 30 या 35 नंबर दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति हैं वो उनकी जाति के नहीं है। तो हमारे देश में समस्या ये है, जो जातीय व्यवस्था है, जो जाति ताना बाना है, वो इतना ज़्यादा बिगड़ चुका है कि उसको सुधारने के लिए जातिगत जनगणना करनी पड़ेगी। और प्रधानमंत्री जी इसीलिए डर रहे हैं, इसीलिए वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे राहुल लगे जी हुए ने हैं। तो अब कुछ चिंता की क्या बात है, राहुल जी ने तो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है कि जातिगत जनगणना करी जाएगी। बिल्कुल होगी, और पहली कैबिनेट में ही होगी, जैसे बिहार में हुई। और भी कई सारी घोषणाएं करी हैं कि जो पहली कैबिनेट में ही हो। तमाम 30 लाख रोजगार पहली कैबिनेट में, जातिगत जनगणना पहली कैबिनेट में, महिलाओं को 1 लाख रुपया हर साल पहली कैबिनेट में। और राहुल जी का वो वीडियो बहुत वायरल हो रहा है कि ठका ठक जाएगा अकाउंट में, ठका ठक पहुंचेगा अकाउंट में, बिल्कुल एकदम, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। किसानों का जितना कर्जा है सारा माफ हो जाएगा, चाहे किसी का 1 रुपया हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 10 एक लाख। बात बताओ बहुत ही ईमानदारी से, राजनीतिक सवाल नहीं, ईमानदारी से, कि आपकी बात जनता तक ये पहुंच नहीं पा रही है? नहीं, ये हमारी बात पहुंच रही है, आप लेकिन बताओ। कहीं ना कहीं कमी है। नहीं, कोई कमी नहीं है। पहले फेज का चुनाव देख लो आप, बात पहुंच रही है, तभी तो मोदी जी हिंदू मुस्लिम पे आ गए। आप एक चीज ध्यान रखना, जब जब मोदी जी डरते हैं हिंदू मुस्लिम करते हैं। अच्छा, अब दूसरे फेज का चुनाव हो जाने दो, तीसरे फेज में फिर देखना, फिर और ज्यादा
डबल स्पीड से हिंदू मुस्लिम करेंगे। और अपना जो भाषाई स्तर है वो इन्होंने बिल्कुल रसातल में ले आए हैं, बिल्कुल हम कहते हैं ना, बिल्कुल पाताल में पहुंचा दिया भाषाई स्तर। हमारे पास तो मतलब शब्द नहीं है, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। आप कहना चाह रहे हो कि कहीं ना कहीं वो समझ रहे हैं कि जमीन खिसक रही है। आप हमें बताओ, इंदिरा गांधी जी या सोनिया गांधी जी के लिए क्या बात कर रहे हो आप? भाई सोनिया गांधी जी ने, इंदिरा गांधी जी ने तो अपना मंगलसूत्र गिरवी रखा, सोनिया जी ने तो राजीव जी की आहुति दी। वो चाहते तो उस समय चले जाते अपना इटली विटली बच्चों को लेके वहीं रहती, लेकिन नहीं, वो देश के लिए रुकी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि एक बहुत बड़ा जो इतिहास है गांधी परिवार का, अगर हम यहाँ से चले जाएंगे तो वो इतिहास खराब हो जाएगा, धूमिल हो जाएगा। तो गांधी परिवार का एक इतिहास रहा है, कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास रहा है कि कांग्रेस पार्टी से जो जुड़ा है वो देश की शहादत, देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान यानी कि अपनी शहादत देने से कभी पीछे नहीं हटा। चाहे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी रहे हो, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे हो, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हो, तमाम बहुत बड़ी लिस्ट है। वो तो खैर बहुत बड़ी फेरिस्त है, लेकिन आपके जो नए लीडर हैं, जो आपके नए लीडर हैं, वो तो बहुत सारे छोड़ के बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं। दूसरी बात एक और हमें अब बताओ, आरएसएस में कितने नेता रहे जिन्होंने देश के लिए शहादत दी? ले दे के आरएसएस ने एक नेता पैदा किया और वो भी माफीनामे मांगता रहा। अब हम जरा उस बात को विस्तृत करेंगे तो ये चर्चा बनेगी और फिर जो बीजेपी के लोग हैं उन्हें मिर्ची लगेगी, क्योंकि सो कॉल्ड वो उन्हें वीर कहते हैं और हम उन्हें माफ़ी वीर कहते हैं। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं, क्योंकि इनके पास कुछ बताने को अब बचा नहीं है। कुल मिला जुला के बात सिर्फ इतनी है कि बीजेपी की ज़मीन खिसक चुकी है, मोदी जी के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है, और दूसरे फेज के चुनाव के बाद और खुल के मोदी जी जो है, बिल्कुल ये समझ लो कि भाषाई स्तर गिरा ही देंगे। मतलब अब की बार बिल्कुल चिट्ट साफ, बिल्कुल चिट्ट साफ। हम तो कह रहे हैं अभी तो 150 पे हैं, हो सकता है ये और 10-20 सीटें कम कर लें। लो जी, अरुणेश यादव, हिंदू प्रोफेसर, स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि अब की बार चिट्ट साफ। दूसरे फेज के इलेक्शन के बाद तो और भी स्तर गिर जाएगा। अब स्तर कौन को गिरेगो, कितनों गिरेगो, आने वाले दिनन में स्तर तो गिनने हैं, लेकिन कितने और गिनने हैं? पाताल में तो अभी पहुंच गए, और बातें नीचे कितने और जाएंगे आने वाले वक्त में मालूम पड़ेगी। लेकिन कांग्रेस के नेता बिल्कुल अस्वस्थ हैं कि स्थिति मजबूत है और आने वाले दिनन में सत्ता परिवर्तन निश्चित है। तो अभी के नहीं है, सिर्फ इतना ही है, और नई वीडियो में फिर आपके साथ रूबरू होंगे। जब तक के नहीं है, देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।